नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिशन एजुकेशन पर। और आज हम डिस्कशन करेंगे संविधान सभा के गठन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था, तो इसलिए हमारे जानना बड़ा आवश्यक हो जाता है कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ था और वास्तव में संविधान सभा के गठन का विचार आया कहाँ से था। तो मैं आपको बताता हूँ कि संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था सर हेनरी मैन ने, जो एक ब्रिटिश विचारक थे। और सर हेनरी मैन से ये विचार पहुंचा था अमेरिका तथा फ्रांस में, अर्थात अमेरिका तथा फ्रांस ने सर हेनरी मैन से संविधान सभा के गठन के विचार को ग्रहण किया था। और इसी के बेस पर फ्रांस तथा अमेरिका में संविधान सभा का गठन हुआ था और फिर संविधान का निर्माण हुआ था। लेकिन यदि हम भारत के संदर्भ की बात करें तो भारत में संविधान सभा का जो विचार था उसकी झलक सबसे पहले प्राप्त होती है बाल गंगाधर तिलक द्वारा लाए गए स्वराज विधेयक में। हुआ क्या था कि बाल गंगाधर तिलक एक स्वराज विधेयक लाए थे 1895 में। तो कहने का मतलब यह है कि भारत के संदर्भ में संविधान सभा के गठन की जो झलक प्राप्त होती है वो सबसे पहले प्राप्त होती है बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में, जो लाया गया था 1895 में। उसके फिर बाद में महात्मा गांधी द्वारा 1922 में संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया गया था। महात्मा गांधी ने 1922 में स्पष्ट किया था कि भारत के संविधान का निर्माण भारत की संविधान सभा करेगी, जिसका गठन भारतीयों के द्वारा होगा। महात्मा गांधी के बाद में संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया था मोतीलाल नेहरू ने 1924 में। पंडित मोतीलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी मांग रखी थी कि भारत के संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का गठन किया जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांग को अनसुना कर दिया था, उनकी मांग को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। लेकिन यदि हम वास्तविक रूप में देखें तो औपचारिक रूप से सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार एक वामपंथी विचारक एम.एन. राय का था। वे कम्युनिस्ट थे और 1934 में इनका नाम था एम.एन. राय। तो कहने का मतलब यह है कि संविधान सभा के गठन का विचार औपचारिक रूप से सबसे पहले वामपंथी विचारक एम.एन. राय का था और एम.एन. राय से इस विचार को ग्रहण किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में। और उसके फिर बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस विचार को 1937 के फैजपुर अधिवेशन और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में रिपीट किया था। अर्थात वामपंथी विचारक एम.एन. राय द्वारा संविधान सभा के गठन का जो विचार प्रस्तुत किया गया था उसे कांग्रेस ने 1935 में ग्रहण कर दिया और उसके फिर बाद में उस विचार को उन्होंने रिपीट किया 1937 के फैजपुर अधिवेशन में। और 1939 में जब उनका त्रिपुरी के में जब अधिवेशन हुआ तो वहां भी उन्होंने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। लेकिन वास्तव में अगर हम इसे लोकप्रियता की कसौटी पर कसे तो संविधान सभा के गठन के विचार को लोकप्रिय बनाने का श्रेय है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में, मैं 1938 की बात कर रहा हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के समक्ष मांग रखी थी कि भारत के संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन भारतीयों के द्वारा होगा
और वो वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 1939 तक ये लगभग स्पष्ट हो चुका था कि भारत के शासन के संचालन हेतु एक संविधान का निर्माण होना चाहिए और उस संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा गठित संविधान सभा के द्वारा होना चाहिए। और ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की बात मान ली और 1942 में भारत में एक क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। तो 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आया था और क्रिप्स मिशन ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसमें एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के गठन का विचार स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन भारतीय मुस्लिम लीग की हठ धर्मिता के कारण क्रिप्स मिशन सफल नहीं हो पाया और एक बार फिर से संविधान सभा के गठन का विचार नेपथ्य में चला गया। उसके बाद हम फिर आते हैं 1945। देखो 1945 में क्या हुआ था कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का परिणाम क्या रहा था कि इसमें ब्रिटेन समर्थित गुट को विजय प्राप्त हो गई थी। लेकिन विजय प्राप्त होने के बावजूद भी ब्रिटेन को सैन्य मोर्चे पर और आर्थिक मोर्चे पर एक कड़ी चोट पहुंची थी और उनकी संपूर्ण इकोनॉमी अगर आप कहो तो एक प्रकार से बेड शेप में चली गई थी, अर्थात तो पूरी तरह से चरमरा गई थी। मतलब यह है कि ब्रिटेन की वित्तीय स्थिति काफी खराब हो गई थी और ऐसे खराब हालात में चाइना, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे बड़े कंट्री ने ब्रिटेन पर प्रेशर बनाया कि वो भारत को अविलंब अतिशीघ्र तात्कालिक रूप से औपनिवेशिक शासन से मुक्त कर दे। आज की पीढ़ी शायद विश्वास नहीं करेगी और आपको भी बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि वर्तमान में भारत और चाइना के जो हालात है, जो रिलेशन है, बड़े तंग है, बड़े कठोर रिलेशन है, तो चाइना भारत का समर्थन कैसे कर सकता है। लेकिन यकीन मानिए 1945 में हालात ये थे कि चाइना ने भारत को स्वतंत्र कराने हेतु ब्रिटेन पर प्रेशर बनाया था ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ में और कहा था ब्रिटेन से कि वो भारत को अविलंब स्वतंत्रता प्रदान करे। तो फिर क्या होता है कि 1945 में ब्रिटेन के अंदर आम चुनाव होते हैं। कहां पे होते हैं? ब्रिटेन के अंदर। और उस चुनाव का परिणाम ये होता कि करीब वो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन को लीडरशिप प्रदान की थी, उनकी करारी हार होती है और ब्रिटेन की पार्टी होती है लेबर पार्टी, उसे पूर्ण मैंडेट प्राप्त हो जाता है और लेबर पार्टी की ओर से सर क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अर्थात सर क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटेन में लेबर पार्टी सरकार आ जाती है। किसकी सरकार आती है? लेबर पार्टी की। फिर क्या होता है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली 1945 में पार्लियामेंट के अंदर आकर भाषण देते हैं और कहते हैं कि भारत को स्वतंत्र होने का पूर्णतः अधिकार है और अपनी बात को सही साबित करने के लिए, चरितार्थ करने के लिए, वास्तविक रूप देने के लिए, सबूत देने के लिए वो अपने मंत्रिमंडल के 3 महत्वपूर्ण सदस्यों स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर का एक मिशन बनाते हैं और जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं सर पैट्रिक लॉरेंस और इस मिशन को बोला जाता है कैबिनेट मिशन। क्या बोला जाता है इसे? कैबिनेट मिशन। और ये कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंच जाता है। अर्थात सर पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली पहुंचने के बाद में 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता है और उस प्रस्ताव में स्पष्ट होता है कि भारत में तात्कालिक रूप से एक अंतरिम सरकार का गठन हो तथा संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा का गठन हो। और ये जो प्रस्ताव था उसमें कई सारे बिंदु थे
और मोटी मोटी चीज उसमें क्या थी मैं आपको बता रहा हूं। उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु तो ये था कि भारत एक संघ होगा जिसका निर्माण ब्रिटिश प्रांतों, चीफ कमिश्नरी और देसी रियासतों से होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि उस समय जो भारत था वो 11 ब्रिटिश प्रांतों प्लस 4 चीफ कमिश्नरी तथा देशी रियासतों अर्थात उस समय का जो भारत था 11 ब्रिटिश प्रांतों, 4 चीफ कमिश्नरी और देशी रियासतों में विभक्त था। तो ब्रिटिश प्रांतों, चीफ कमिश्नरी और देशी रियासतों के द्वारा भारत के संघ का निर्माण होना था। दूसरी से महत्वपूर्ण बात इसमें क्या थी कि जो संघीय विषय हैं वे केंद्र सरकार के अधीन रहेंगे और संघीय विषयों के अतिरिक्त बाकी जितने भी विषय हैं और अविशिष्ट शक्तियां हैं वे सारी प्रांतीय सरकार के अधीन होगी। तीसरी में महत्वपूर्ण चीज क्या थी कि संविधान सभा के गठन हेतु सदस्यों की संख्या 389 निश्चित कर दी गई, जिसमें 292 सदस्यों का चुनाव होना था 11 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 सदस्यों का चुनाव होना था चीफ कमिश्नरी से और देशी रियासतों के लिए 93 स्थान निश्चित कर दिए गए। उस समय की स्थिति में आपको बता रहा हूं कि संपूर्ण भारत 11 प्रांतों और 4 चीफ कमिश्नरी में विभक्त था और ये 11 राज्य 3 भागों में डिवाइड थे। समूह क में 6 राज्य थे। संयुक्त प्रांत जिसे आप वर्तमान में उत्तर प्रदेश बोलते हो, मध्य प्रांत जिसे आप वर्तमान में मध्य प्रदेश बोलते हो, बंबई, बिहार, उड़ीसा और मद्रास। 3 राज्य थे समूह ख में, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, पंजाब और सिंध। समूह ग में 2 राज्य थे, असम तथा बंगाल और 4 चीफ कमिश्नरी थी, दिल्ली, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान तथा अजमेर व मारवाड़। और कैबिनेट मिशन ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसमें एक खास बात और थी कि संविधान सभा के गठन हेतु ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों से 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। उनका निर्वाचन उनके ही समूह के द्वारा होना निश्चित किया गया था। इसका मतलब ये होता है कि संविधान सभा में जो मुस्लिम प्रतिनिधि चुने जाने थे उनका चुनाव मुस्लिमों के द्वारा होना था। जो सिख प्रतिनिधि चुने जाने थे उनका निर्वाचन सिखों के द्वारा होना था और जो सामान्य प्रतिनिधि चुने जाने थे उनका निर्वाचन सामान्य जनता के द्वारा होना था। इसका मतलब यह है कि उस समय भारत में 3 समूह बनाए गए थे, एक मुस्लिम, दूसरा सिख जो केवल पंजाब में थे। क्योंकि सिखों का क्या है कि उनकी मोस्टली पॉपुलेशन है वो पंजाब में सेंट्रलाइज है, आदि कमोबेश वही हालत है, मोस्टली सिख पंजाब में रहते हैं और पंजाब को छोड़कर भारत के जो अदर प्रांत हैं वहां पर सिखों की संख्या नगण्य है। और जो मुस्लिम तथा सिख नहीं था उन सबकी काउंटिंग होनी थी सामान्य। तो कहने का मतलब ये है कि संविधान सभा के अंतर्गत 11 ब्रिटिश प्रांतों, 4 चीफ कमिश्नरी से जो 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था उसमें मुस्लिमों का निर्वाचन मुस्लिमों से, सिखों का निर्वाचन सिखों से और सामान्य का निर्वाचन सामान्य के द्वारा होना था। और इसमें एक प्रमुख प्रावधान ये था कि ब्रिटिश प्रांतों चीफ कमिश्नरी हेतु जिन 296 सदस्यों का चुनाव होना था उनका निर्वाचन वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर नहीं होगा। उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष मत प्रणाली के द्वारा अर्थात एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होना था। और कमोबेश लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर, कितनी? लगभग 10 लाख इक्वल टू 1, अर्थात 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होना था। तो क्या होता है, जुलाई 1946 में
जुलाई 1946 में भारत में आम चुनाव होते हैं और इस आम चुनाव में 296 सदस्यों में से 213 सदस्यों का चुनाव होता है सामान्य से। 79 सदस्यों का चुनाव होता है मुस्लिमों में से और 4 सदस्यों का चुनाव होता है सिखों में से। अर्थात इस 296 सदस्यीय संविधान सभा में सामान्य का प्रतिनिधित्व 213 था, मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व 79, जबकि सिखों का प्रतिनिधित्व 4 था। यदि हम दलगत बात करें, अर्थात यदि हम पार्टी वाइज बात करें, तो इस 296 सदस्यों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी। मुस्लिम लीग को 73 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी। बाकी 8 सीटें छोटी पार्टियों को प्राप्त हुई थी, जिसमें से स्मॉल पार्टीज 8, जिसमें से 1 सीट प्राप्त हुई थी कृषक प्रजा पार्टी को, 1 सीट प्राप्त हुई थी यूनियनिस्ट पार्टी को, 1 सीट प्राप्त हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी को और 1 सीट प्राप्त हुई थी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पार्टी थी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, और बाकी 4 सीटें अन्य छोटी पार्टियों को प्राप्त हुई थी, जबकि 7 सीटें प्राप्त हुई थी इंडिपेंडेंट को, अर्थात जो निर्दलीय थे उन्हें 7 सीटें प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 296 सदस्यों का चुनाव हो गया। अब बात आती है देसी रियासतों की, क्योंकि देसी रियासतों से 93 सदस्यों का चुनाव होना था। तो देसी रियासतों के सदस्यों के चुनाव हेतु, निर्वाचन हेतु एक परामर्श समिति बनाई गई, और इस परामर्श क्या बनाई गई? एक परामर्श समिति। एक परामर्श समिति बनाई गई, और इस परामर्श समिति में कुछ सदस्य होने थे प्रांतीय विधानसभाओं से और कुछ सदस्य इसमें होने थे देसी रियासतों से, और यह परामर्श समिति मिलकर देसी रियासतों से 93 सदस्यों का निर्वाचन करती है, अर्थात इसे 93 सदस्यों का निर्वाचन करना था। लेकिन हुआ क्या कि देसी रियासतों के जो 93 सदस्य थे उन्होंने संविधान सभा में कोई ज्यादा रुचि नहीं ली। ठीक है, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या होता है, जब जुलाई में चुनाव संपन्न हो गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में सामने आ गया, तो तत्कालीन गवर्नर जनरल होते हैं, क्या नाम था उनका? लॉर्ड वेवेल। तो भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल 1 अगस्त 1947 को, 1 अगस्त 1946 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अंतिम सरकार के गठन हेतु इनवाइट करती है, और इस प्रस्ताव को 24 अगस्त 1946 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 24 अगस्त 1946 को सरकार के गठन के लिए अपनी घोषणा कर दी जाती है। उसके फिर बाद में 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कर लिया जाता है। इस अंतिम सरकार में कुल मिलाकर 13 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल, एक उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और 11 अन्य सदस्य थे। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी उसने अंतिम सरकार में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी, और कैबिनेट मिशन 1946 ने
मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग को एक प्रकार से खारिज कर दिया। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल के प्रयासों से और उनके प्रेशर से 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हो गई, अर्थात मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हो गई। दरअसल मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होकर राष्ट्र निर्माण में योगदान करना लक्ष्य नहीं था। उनका परम लक्ष्य ये था कि सरकार के अंदर होकर पाकिस्तान की मांग के पक्ष में पुरजोर समर्थन जुटाया जाए और साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से करके सरकार के कार्यों में रोड़ा अटकाया जाए, उनमें बाधा उत्पन्न की जाए, जिससे सरकार मजबूर होकर पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर ले। ये प्रमुख लक्ष्य मुस्लिम लीग का था। तो जब मुस्लिम लीग ने बात में बाधा उत्पन्न करना शुरू कर दिया और अंतरिम सरकार के लिए सरकार का संचालन करना कठिन हो गया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सरकार पर एक व्यंग्य कसा था। कहा था कि ये एक ऐसे देश की सरकार है, या अर्थात ये एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र मिलकर चला रहे हैं। उसके फिर बाद में जब अंतिम सरकार का गठन हो गया तो फिर संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। ये नई दिल्ली में होती है बैठक, जिसे वर्तमान में सेंट्रल हॉल बोलते हैं, केंद्रीय कक्ष। वहीं पर संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और इस बैठक में मुस्लिम लीग के सभी सदस्यों ने शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था और साथ ही देसी रियासतों के जो 93 सदस्य थे उन्होंने भी संविधान सभा में जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि देसी रियासतों को ज्यादा रुचि नहीं थी संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा में आने की। इसलिए संविधान सभा की जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी उसमें केवल 211 सदस्य ही सम्मिलित हुए थे, क्योंकि उस प्रथम बैठक में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे वे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था इनका? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अर्थात संविधान सभा की प्रथम बैठक में सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए उन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। उसके 2 दिन बाद अर्थात 11 दिसंबर 1946 को फिर से संविधान सभा की बैठक होती है और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ इसमें 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। एक तो थे डॉक्टर H.C. मुखर्जी और एक थे V.T. कृष्णमाचार्य। ये संविधान सभा की प्रमुख विशेषता थी कि इसमें एक अध्यक्ष के साथ साथ 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। एक थे डॉक्टर H.C. मुखर्जी और दूसरे थे V.T. कृष्णमाचार्य। इस पॉइंट को आप नोट भी कर सकते हो। उसके बाद में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष बनने के बाद में 13 दिसंबर था 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष अर्थात तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। क्या प्रस्तुत किया जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या होता है? उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब होता है कि संविधान का संरचनात्मक ढांचा कैसा होगा, उसका रूप कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा। जैसे भारत की जो व्यवस्था होगी वो संघीय होगी, ना कि एकात्मक। और भारत में जो शासन पद्धति लागू होगी वो अमेरिका की भांति अध्यक्षात्मक ना होकर ब्रिटेन की भांति संसदात्मक होगी। और भारत की प्रणाली राजतंत्रात्मक ना होकर लोकतांत्रिक ढांचे पर आधारित होगी। तो ये कई सारी चीजें उद्देश्य प्रस्ताव में होती है।
अर्थात मतलब ये होता है कि संविधान का संरचनात्मक ढांचा कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। मुझे पता है आप सब समझ गए होंगे। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1926 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा के गठन के बाद में संविधान निर्माण हेतु कई प्रकार की समितियां बनाई गई थी, जिसमें 8 तो थी बड़ी समिति, 8 बड़ी समिति थी और 13 छोटी समिति बनाई गई थी। इन 8 जो बड़ी समिति थी उसमें 3 समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक थी संघ शक्ति समिति, दूसरी थी संघीय संविधान समिति और तीसरी इसमें थी राज्य समिति। 2 समितियों के अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक थी प्रांतीय संविधान समिति और दूसरी थी अल्पसंख्यक तथा मौलिक अधिकार समिति। 2 समितियों के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक थी प्रक्रिया नियम समिति और दूसरी थी संचालन समिति। और इसकी 8वीं और जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, कौन सी थी वो? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति अर्थात संविधान की 8 जो बड़ी समितियां थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। और इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान सभा में शामिल होने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। देखो हुआ क्या था कि 1946 में जुलाई माह में जब संविधान सभा के गठन हेतु आम चुनाव हुए थे, तो उस चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंबई प्रेसिडेंसी से अपनी खुद की पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से चुनाव हार गए थे। और जब अंबेडकर चुनाव हार गए तो स्वतः ही संविधान सभा से बाहर हो गए। लेकिन हाई एजुकेटेड आदमी थे, उस वक्त महसूस किया कि इस व्यक्ति का संविधान सभा के अंदर होना जरूरी है। तो उस समय मुस्लिम लीग में एक बड़े लीडर थे जोगेंद्र नाथ मंडल। तो जोगेंद्र नाथ मंडल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूर्वी बंगाल की एक सीट पड़ती है सरकुलना, क्या नाम इसका? सरकुलना। तो जोगेंद्र नाथ मंडल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूर्वी बंगाल की सरकुलना सीट से बाईपोल इलेक्शन लड़ने की सलाह दी। और सरकुलना सीट से जो जनप्रतिनिधि चुने गए थे उनका रिजाइन ले लिया गया और वहां पर बाईपोल इलेक्शन हुआ। और उस बाईपोल इलेक्शन में भारतीय मुस्लिम लीग के सहयोग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विजय प्राप्त हो गई। और इस प्रकार सरकुलना सीट से जो पूर्वी बंगाल में थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान सभा में एंट्री हो गई। अब डॉक्टर साहब का आप बैठक देखिए। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के तहत भारत का 2 डोमिनियन में विभाजन हो गया, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। तो पूर्वी बंगाल की जो सरकुलना सीट थी वो पाकिस्तान के हिस्से में आ गई। और इस प्रकार से एक बार फिर से डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा से बाहर हो गए। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा से बाहर हो गए तो जो प्रमुख शिक्षाविद थे, प्रमुख एडवोकेट थे और जो विद्वान लोग थे, उन्होंने फिर से महसूस किया कि इतने हाई क्वालिफाइड आदमी का अगर संविधान सभा के अंदर अगर चयन नहीं होता तो बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि उस संपूर्ण संविधान सभा के 389 मेंबर्स में से सबसे ज्यादा एजुकेटेड व्यक्ति थे डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी। 2 विषयों में डॉक्टरेट थे वे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट थे वे। और उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति और कोई नहीं था। उनके जो थोड़े बहुत अगर आसपास थे तो वे थे संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार BN राव, बाकी उनके आसपास कोई नहीं था। तो इस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक बार फिर से संविधान सभा में एंट्री हो गई। और संविधान की जो 8 बड़ी समितियां बनाई गई उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, उसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष बना दिए गए। हालांकि इस समिति का गठन थोड़े बाद में हुआ था, 29 अगस्त 1947 में।
संविधान सभा की 8 बड़ी समितियों के अतिरिक्त इसकी 13 छोटी समिति भी बनाई गई थी। इसमें जो प्रमुख समिति थी, एक थी राष्ट्रीय ध्वज समिति, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति और संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक इसमें थी प्रांतीय भाषा समिति, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे एस.के. धर। बाकी इसमें ऐसी और कोई महत्वपूर्ण समिति नहीं है जिसका यहाँ पर डिस्कशन किया जाए अथवा चर्चा की जाए। तो इसका मतलब ये है, इस समय तक संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन हो चुका था और इसकी लगभग सभी समितियां बनाई जा चुकी। वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा करूँगा, क्योंकि आपके कमेंट हमें हमारी खामियों से अवगत कराएंगे और हमें इस चैनल को और बेहतर बनाने में हमारी मदद करेंगे। शेष फिर कभी, आज बस इतना ही। धन्यवाद।